हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपने लाइफ में आपने जो भी ड्रीम्स अपने लिए देखे हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे पूरी डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ, ताकि बहुत ही जल्दी आप सभी का ड्रीम पूरा हो जाए, आप सभी सक्सेसफुल हो जाएं अपनी लाइफ में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से आप हम मुझे अपना प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को शेयर करके सारे सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे, हैंडल्स पे, उसी तरीके से आप लोग इसको करते रहें। आपके ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मेरे में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो कि बहुत डायडेक्टिक हैं आपके लिए, वो मैं आपके लिए बना सकूँ और आप उससे बेनिफिटेड हो सकूँ। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 9 करेंगे, पीपल एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण। ये नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इट मीन्स 10 मार्क्स का ये रहता है। और ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा ऐसा लोगों को लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टफ यूनिट है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आएगा और आप इसमें फुल मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत बेसिक होता है। ठीक है, आज मैं आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया था, पॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे, जिस वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे डिफॉरेस्टेशन हमारे द्वारा हो रहा है, वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है ना, गार्बेज हम लोग कहीं भी फेंक रहे हैं। तो मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहा है जो कि सही नहीं है, उस वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको लोकल इश्यूज भी बताऊंगा और ग्लोबल इश्यूज भी बताऊंगा। एक तो हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और एक होता है वैश्विक मुद्दा, ग्लोबल इश्यूज क्या क्या है इन्वायरमेंट को लेकर। तो चलिए आइए पहले लोकल इश्यूज को मैं आपको बताता हूँ। तो पहला लोकल इश्यूज है वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान। हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे कूड़ा कचरा, चाहे घर हो, चाहे हमारे आसपास कारखाना हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है उसको हम कहाँ डंप करते हैं। ठीक है, या तो नगर निगम वाले ले जाते हैं, और या नहीं तो कई बार क्या होता है, हम आसपास का जो पॉन्ड, रिवर आसपास अगर हमारे गांव शहर में है तो हम लोग वहीं जाके डंप कर देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। तो वेस्ट डिस्पोजल आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से जल का प्रदूषण हो रहा है ना, उसका एयर पॉल्यूशन भी उस वजह से हो रहा है, लैंड भी उससे खराब हो रही है, क्योंकि आपके घर का जो कूड़ा है उसमें कितने केमिकल्स हैं, है ना, वो सभी आप वाटर में ले जाके डाल रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर खराब हो रहा है, और जो जल हमें पीने के लिए मिलना चाहिए वो भी सुरक्षित और स्वच्छ नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर भी नहीं मिल पाता हमें पीने के लिए। तो वेस्ट डिस्पोजल पहला इशू है। ठीक है, दूसरा है हमारा डेजर्टिफिकेशन। अब आप देखिए आज के दौर में हमने कितने ज़्यादा पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए हैं, हद से ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी तो हो गई है ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई है कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, जॉब्स करनी है तो फैक्ट्री बनानी होगी, है ना, और भी तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, तो कहाँ से लैंड हम लाएंगे। फॉरेस्ट को क्लियरेंस करना होगा, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो क्लियरेंस हो रहा है, जो हम वनों को साफ करते जा रहे हैं अपने ग्रीड के लिए, अपने नीड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और असंतुलित बना रहा है, और जिससे हम भी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। इसके बाद है हमारा पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन भी इन्वायरमेंटल इश्यूज में आता है। पॉपुलेशन जहाँ पे हमें 10 लोगों को रहना चाहिए, अगर वहाँ पे 100 लोग रहेंगे तो पॉल्यूशन होगा कि नहीं, हर तरह से पॉल्यूशन होगा, कूड़े कचड़े ज़्यादा होंगे, है ना, लोगों को ज़्यादा काम चाहिए तो कारखाने लगाने होंगे। तो हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। अगर पॉपुलेशन असीमित हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, तो पर्यावरण का असंतुलित होना तय है, क्योंकि जितने लोग आएंगे इस दुनिया में उनको भोजन भी चाहिए, उनको घर भी चाहिए, उनको काम करना है तो नौकरी चाहिए, तो हर चीज़ के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको लैंड चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, पॉल्यूशन करती है। तमाम तरह की जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो, लेकिन वो कितना प्रदूषण करती है इस चीज़ को भी तो हमें समझना होगा। इसलिए गवर्नमेंट आज के टाइम में इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है। ठीक है, इसके बाद है इंडेंजर्ड स्पेसीज, विलुप्त होती प्रजातियां। बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, जानवर हैं जिनको आप अपने बचपन में देखते होंगे। खासकर अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बर्ड्स थे जो आज से 15-20 साल पहले आप लोग देखते होंगे।
अब आज के टाइम में आप देखिए, आपको आसमान में शायद न के बराबर बर्ड्स दिखते हैं, एक दो वैरायटीज शायद दिख जाएं कभी। तो क्यों ऐसा हो गया? 20 साल पहले मतलब मल्टी बर्ड्स की वैरायटीज हमें दिखती थी, और आज के दौर में हमें या तो दिखता ही नहीं है, या तो दिखता है तो बस एक आध दिख गए। तो ये जो स्पेसीज बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, खत्म होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। ये हम समय रहते समझ जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमंस इस अर्थ पे रिक्वायर्ड हैं, उतना ही जरूरी जानवर, पक्षी और सभी वो नेचुरल चीज़ें हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। तो हम ऐसा ना समझें कि धरती सिर्फ ह्यूमंस का है, ऐसा समझने की गलती हम ना करें। इसलिए आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी प्रोफेसर बनेंगे, तो प्रोफेसर बनने से पहले ये सब चीज़ें आप जान जाएं, और जब आप बनेंगे तो आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी जागरूक करें, ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, अवेयर हो, जागरूक हो, और वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म न पहुंचाए। ठीक है। इसके बाद है हमारा वाटर स्कैरसिटी। देखिए, पानी की कमी ये किसी से छिपी नहीं है। आज के दौर में कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा, भारत की भी अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के अंदर भी करीब करीब सभी राज्यों में पानी की किल्लत है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बम्बई हो, महाराष्ट्र जिसको आप कहते हो, चाहे वो बिहार ही हो, हर जगह पानी की जो कमी है वो देखने को मिलती है, जबकि इतनी बारिश होती है, बाढ़ आता है फिर भी। ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखिए, इतने सारे रिवर्स हमारे पास हैं, गंगा नदी है ना, यमुना है, ठीक है, सरस्वती है, नर्मदा है, बहुत सारी नदियां हैं। भारत को तो लैंड ऑफ रिवर्स कहा ही जाता है। लेकिन आज के दौर में आप बताइए, गंगा रिवर भी सेफ नहीं है, मतलब क्लीन नहीं है। हमने गंगा नदी तक को नहीं छोड़ा, वो भी बिल्कुल दूषित हो गई है। दिल्ली में आप जाएंगे, यमुना नदी दिल्ली में होकर बहती है, वो बिल्कुल नाला हो चुका है, आप उधर से गुजरेंगे आपको बदबू आएगी। तो बताइए, इतना मतलब कि ये बहुत ही डेंजरस है। जब हमने हमारे पास जो बड़े बड़े रिवर्स हैं, जिसको हम पवित्र कहते हैं, होली रिवर कहते हैं गंगा को, जब गंगा ही मैली हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, तो और नदियों का फिर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल, सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे नमामि गंगे है ना, नदी बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो सरकार आज के टाइम में चला रही है और हमें जागरूक भी कर रही है। तो हमें भी जागरूक होना है और उस ओर काम करना है, उसको दूषित होने से बचाना है, क्योंकि अगर एक बार पर्यावरण खराब हो गया तो ह्यूमंस भी नहीं बचेंगे। इस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है। अब आते हैं समाधान के ऊपर। ये सारे तो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन अब समाधान क्या है वो भी हमें समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, पर हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण संबंधित जागरूकता। ठीक है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि मुझे पर्यावरण से संबंधित जानकारी है, तो मैं कभी अपने घर में पेड़ काटूंगा नहीं? काटूंगा। कट भी रहा होगा तो रोकने का प्रयास करूंगा, और अगर कट भी गया बाई चांस तो मैं उसके जगह 5 पेड़ लगाऊंगा आज के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए जो है अच्छा ऑक्सीजन कितना आवश्यक है, स्वच्छ हवा कितना आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, इसेंशियल है। तो आप भी इस चीज़ को अब समझेंगे, और आने वाले जनरेशन में जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे वहाँ भी बच्चों को अवेयर करना आपकी जिम्मेदारी होगी, कि आप बच्चों को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि वो अपने बर्थडे में पार्टी ना करें, लेकिन 5 पेड़ जरूर लगाएं। अगर अच्छा रिजल्ट आया है, खुशी का माहौल है घर में, तो जाके आसपास 15-20 पेड़ लगाएं। ऐसा एक वातावरण हमें क्रिएट करना है पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, और पूरे विश्व के ही अंदर अगर हम कहें। ठीक है, कि हम पार्टी करें ना करें, लेकिन पेड़ जरूर लगा दें 2-4, चाहे अपने घर में लगाएं, चाहे जाके समाज में लगाएं कहीं पे, लेकिन हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और उसकी रक्षा भी करनी है, उसको संरक्षण भी देना है। इस चीज़ पे हमें गौर करना है। ये कब आएगी? जब हम जागरूक होंगे। इसके बाद दूसरा है इंपॉर्टेंट मूवमेंट, महत्वपूर्ण आंदोलन। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो सरकार भी चलाती है और सामाजिक संगठन भी चलाती है, और हम भी व्यक्तिगत स्तर पे चलाते हैं, चला सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, या नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश का, आप याद करिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हम चला सकते हैं, गवर्नमेंट भी चलाती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई आंदोलन करते हैं व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे, तो लोगों को पता लगता है कि अच्छा आंदोलन हो रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्यों हो रहा है। तो कम समय में लोगों तक बात पहुंचाने का एक जरिया आंदोलन भी है। तो आप पर्यावरण से संबंधित आंदोलन करें। जैसे चिपको मूवमेंट आपको याद होगा, जिसमें महिलाएं पेड़ से बिल्कुल ऐसे गले से लिपट गई थी, चिपक गई थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जब पेड़ काटने की शुरुआत की इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, तो जो ट्राइबल वीमेन थी उन लोगों ने क्या किया, बिल्कुल गले से लगा लिया पेड़ को, और कहा कि जी पहले हमें भी काटिए तब पेड़ को काटिएगा। उसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया।
तो इस तरह का जो मूवमेंट है ये क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा जागरूक करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डेज हैं, सेलिब्रेशंस हैं, जैसे वन महोत्सव पूरे एक हफ्ते का होता है। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। तो पूरे साल में करीब ऐसे 4-5 फेस्टिवल डेट्स हैं जिस डेट पे हम इन्वायरमेंट के बारे में बैठ के बात करते हैं। विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, है ना। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं पार्क में, आजकल आप बहुत कॉमन हो गया है, मोदी जी आप देखोगे पेड़ लगा रहे हैं जाके, है ना। केजरीवाल कहीं पे जाके वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट में, ठीक है, योगी जी कुछ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। अमिताभ बच्चन को कभी आप देख लोगे, शाहरुख खान को देख लोगे। तो क्या होता है कि जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज में बिल्कुल एक्नॉलेज पर्सन हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं ताकि हम उनको देखकर सीखें, लोग उनको देखकर सीखें। तो इंपॉर्टेंट डे पे हर दिन तो हमारे पास समय नहीं होता, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं जिसपे हम ये काम करें ताकि मीडिया का भी कवरेज हो और लोगों को पता लगे कि ऐसा अब हमें करना चाहिए। इसके बाद है हमारा बायोडाइवर्सिटी क्लब। देखिए ऐसे बहुत सारे क्लब हम बना सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिक्वायर्ड हों, जैव विविधता से संबंधित हों। हम बहुत सारे एनजीओज बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी क्लब बना सकते हैं क्या, जिसमें 20-50 की संख्या में लोग हों और हम लोग सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे बात करें, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ काम करें, फंड्स इकट्ठा करें। तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे क्लब्स चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी और वो ग्लोबल लेवल पे भी। आप भी इस ओर काम कर सकते हैं, बहुत सारी एनजीओ जो कर रही है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित, कंजर्व कर सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, अब आइए ग्लोबल इशूज। ग्लोबल इशूज क्या क्या हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्थानीय मुद्दे कि हमारे घर के आसपास ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल इशूज मतलब विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के क्या क्या मुद्दे हैं, उस चीज़ को आप समझिए। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। आप देख रहे हैं कि तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रही है टेम्परेचर के अंदर। आज से 25-30 साल पहले टेम्परेचर इतना नहीं जाता था। अब देखिए मार्च के महीने में टेम्परेचर 40-42 जाने लग गया है। अब अप्रैल आते आते शायद ये 50 प्लस भी चला जाए, 50-51 भी जाता है टेम्परेचर। पहले के टाइम में 45 हाईएस्ट हुआ करता था, 42 हाईएस्ट हुआ करता था टेम्परेचर, है ना। और आज के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस कॉमन है मई के मंथ में। तो ये जो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी इसमें हो रही है, ये ह्यूमंस के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी एक कैपेसिटी है। अगर टेम्परेचर जिस दिन 60-65 डिग्री सेल्सियस चला गया तो क्या आपको लगता है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स के स्पेसीज हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से खत्म हो गए, इस धरती से बिल्कुल विलुप्त हो गए, जीरो हो चुके हैं। तो उसी तरीके से ह्यूमंस का भी एक कैपेसिटी है। हम ऐसा ना समझें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हम जीवित रह लेंगे, है ना। बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें इन्वायरमेंट को बचाना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, है ना। और तापमान में जो इंक्रीमेंट हो रही है हर साल कुछ ना कुछ, वो बिल्कुल या तो स्थिर हो जाए या तो कम हो। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास है एसिड रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लीय अमल वर्षा। एसिड रेन क्या होता है, मान लेते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, कारखाने हैं, जैसे मान लेते हैं दिल्ली का नोएडा हो गया, आगरा हो गया, या फिर गुड़गांव है, या और भी तमाम जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उद्योग है तो केमिकल्स तो यूज़ हो गई, धुआं भी निकलेगा वहाँ पे, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से वहाँ जो बारिश होती है उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, कारखाने हैं, उन जगह पे जो बारिश होती है वो नेचुरल रेन नहीं होता, वो एसिड रेन होता है। इट मीन्स वहाँ जो बारिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। और वो क्या होता है, वो जब वहाँ के पॉन्ड में जब एसिड रेन होता है तो वहाँ की जो रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सभी में जब वो बारिश का पानी जाता है तो जितने एक्वेटिक लाइफ हैं, जो जल जीव हैं, वो सभी मर जाते हैं। चाहे वो मछली हो, कीड़े हों, मकोड़े हों, या तमाम तरह के वो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सभी मर जाते हैं। क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है, जहर। और बारिश जब जहर का रूप ले ले तो आप सोचिए कि इंसानों पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम भी तो वही वाटर पी रहे हैं। तो एसिड रेन को भी हमें कंट्रोल करना है। और ये क्वेश्चन नेट में तो बहुत बार आता है। आप आज के टाइम में ताजमहल भी थोड़ा थोड़ा जंग लगने लग गया, कोरोजन आने लग गया उसमें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ताजमहल के कोरोजन का क्या कारण है। ठीक है, इसको आप ढूंढिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका लिखिएगा कि कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जिस वजह से ताजमहल भी कोरोड हो रहा है।
ठीक है, ये हो गया। तीसरा है हमारा ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन का ह्रास होना। अब क्या हो रहा है कि हम प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे अर्थ के चारों चारों ओर एक ब्लैंकेट है, जो ब्लैंकेट क्या करता है कि सन से जो रेज आती है अर्थ की ओर, तो सन में कुछ अच्छे रेज भी हैं और कुछ रेज ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत जो है हार्मफुल है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्फा रेज है, कुछ कुछ जो है बहुत हार्मफुल रेज भी हैं। तो जो ओजोन का हमारा जो लेयर है, जो अर्थ के थोड़े से ही ऊपर पे है, वो क्या करता है, सन के जो रेज आते हैं तो जो अच्छे रेज हैं वो तो हमारे तक आ जाते हैं, और जो बुरे रेज हैं जो हार्मफुल हानिकारक हैं हमारे लिए, उसको वो क्या करता है, वहीं से वापस कर देता है, वो अर्थ के अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया, तो ओजोन में क्या हो रहा है, छेद होने लग रहा है। अब मान लेते हैं कोई ब्लैंकेट है, उसमें छेद हो गया, तो क्या होगा, वो रेज उस होल्स के थ्रू अंदर आएगा, और उस वजह से ही आज जो आप इतनी नई नई बीमारियों को देख रहे हो, चाहे वो कैंसर को देखो, है ना, चाहे वो डायबिटीज़ और पता नहीं तमाम तरह के जो नए नए बीमारियां हैं जो घर घर में घुस चुका है, हर जन जन को होने लग गया है ना, उम्र भी नहीं देख रहा जी। कैंसर बच्चों को भी हो रहा है, जवान बूढ़ा, डायबिटीज़ तो आजकल 30-32 साल के लोगों को हो रहा है। तमाम तरह की जो नई नई बीमारियां मार्केट में हैं, है ना, और भी नए नए रोग आ रहे हैं। ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ओजोन जो लेयर है उसमें होल हो रहा है, और उसके थ्रू बहुत सारे हार्मफुल रेज अर्थ तक पहुंच रहे हैं, और हम उस रेज को हमारे तक भी वो आ रहा है, जिस वजह से हम बीमार हो रहे हैं, है ना। तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, अदरवाइज ह्यूमन का जो ब्रीड है, ह्यूमन स्पेसिस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, हो सकता है हम भी इतिहास के पन्नों में आ जाए। तो हमें ये समझना बड़ा आवश्यक है, और इसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। इसके बाद है ओशन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, समुद्र का भी अम्लीकरण हो रहा है। ओशन के नीचे आपको पता है कि बहुत संसाधन से वो बिल्कुल युक्त है, परिपूर्ण है। पेट्रोल, डीजल, गोल्ड और पता नहीं कितने तरह के संसाधन जो ओशन से नीचे मिलता है, और हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो अब क्या है कि हमें ज़रूरत होती है 10 की और हम निकालते हैं 1000, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम हर चीज़ को देखने लग गए हैं आज के टाइम में, हम पॉल्यूशन को नहीं देखते। ठीक है, तो हमें ये सही समझना होगा कि समुद्र का भी अम्लीकरण हो रहा है, क्योंकि आप जब समुद्र को बहुत ज़्यादा दोहन करोगे, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, आप बहुत ज़्यादा उससे संसाधन को निकालने लग जाओगे, तो संसाधन को निकालने में तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है ना, हम बहुत सारे मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो उस मशीनरी के वजह से क्या होता है, उसमें वाटर में केमिकल्स मिलता है, और समुद्र का जो पानी है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप कल्पना करिए कि अगर समुद्र दूषित हो गया तो सोचिए कितना हाहाकार मच जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम समुद्र को दूषित ना करें, और समुद्र से जो भी रिसोर्सेस हैं उसको हम एक्सप्लॉइट तो करें, क्योंकि हमारी ज़रूरत को वो पूरा करता है, लेकिन उतना ही एक्सप्लॉइट करें जितने की हमें आवश्यकता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो कल को हमें ही उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक ग्लोबल इशूज़ क्या है, पोलर मेल्टिंग। ठीक है, ध्रुव भी आजकल पिघल रहा है। आपने अक्सर अखबार या न्यूज़ में देखते होंगे कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बेमौसम बारिश हो रही है। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा एवरेस्ट है ना, जो पोलर है हमारा, वो भी क्या हो रहा है, हर साल आधा 1 सेंटीमीटर पिघल रहा है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जिस दिन पोलर जो हमारा है वो अगर पिघलना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या होगा, पूरा जो धरती है वो पूरा जलमय हो जाएगा। वैसे भी पूरे अर्थ के 2/3 पे तो वाटर ही है, 1/3 पे हम रहते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो पोलर अगर पिघलता पिघलता पूरे पिघलना लग जाए, तो क्या होगा कि पूरे अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर हो जाएगा। वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और मानव जो रह रहे हैं, वो मानव का जो जिंदगी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जिसको यूएन ने नोटिस किया है, और उसी के लिए 17 गोल्स हमें दिए गए हैं यूएन की तरफ से। 17 गोल्स, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, और उसकी ओर भारत अग्रसर है। भारत उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आने वाले समय में वो पूरा भी होगा, और पूरे विश्व को जो गोल्स दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण से संबंधित, उसको पूरा करना चाहिए समय से, ताकि हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सके, हम लोग पर्यावरण को बचा सकें, स्वच्छ हवा मिल सके, स्वच्छ जल मिल सके, और अपने लाइफ को बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ जी सकें।
ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आ सकता है, इस वीडियो को ध्यान से सुने। और भी जो टॉपिक्स हैं मैं उस पर वीडियो बहुत तेजी से बना रहा हूँ, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।